नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनालाइज विद नम्रता संघवी। गवर्नमेंट के विषय पर आम जनता को हमेशा से शिकायत ही शिकायत होती है, लेकिन जब भी उनसे ये पूछा जाए कि शिकायत के साथ क्या आपके पास कोई सोल्यूशन भी है, तब कोई ढंग का जवाब नहीं मिलता। इसी विषय से कनेक्टेड आज हम बात करेंगे मनीष सभरवाल की, जिन्होंने गवर्नमेंट की कई सारी भूलों को क्रिटिसाइज करने के अलावा सिस्टम को गहराई से समझकर लॉन्ग टर्म सुझाव भी दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं मनीष सभरवाल के बारे में। मनीष सभरवाल कश्मीर में बड़े हुए और वे एक सिविल सर्वेंट के बेटे हैं। उन्होंने वॉर्टन यूएसए में अपनी पढ़ाई की और बाद में इंडिया में आकर काम किया। आज वे एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जाते हैं। वे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टाफिंग कंपनी टीम लीज के फाउंडर है, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू है 6 से 7 हजार करोड़ की। बिजनेस के साथ साथ मनीष इंडिया के जाने माने इकोनॉमिक थिंकर में से एक है। वे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में पॉलिसी फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सिस्टम्स, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, लेबर रिफॉर्म्स और अर्बनाइजेशन जैसे काफ़ी विषयों पर डीप रिसर्च किया है। आज हम फोकस करेंगे एक प्रश्न पर, जो है लोगों के आर्थिक विकास के लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 60% राजस्थान गवर्नमेंट का बजट सिर्फ 5% राजस्थान की जनता पर खर्च हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी सिविल सर्वेंट की पेंशन में होता है। हाँ, आपने सही सुना, राजस्थान गवर्नमेंट साल का 60% खर्चा सिर्फ 5% लोगों, मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर खर्च कर देती है। अगर आपको ये जानकर गुस्सा आ रहा है तो रुकिए। इसी तरीके से जब आप पंजाब स्टेट के ईयरली खर्च को इवैल्यूएट करें तो आपको पता चलेगा कि सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी यानी मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पंजाब स्टेट का सबसे बड़ा खर्चा है। ये बात सिर्फ राजस्थान या पंजाब की नहीं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां आपको ऐसी ही पैटर्न नजर आएगी, जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश। अब आपको ये जानने के बाद पूरे भारत पर शायद गुस्सा आता होगा और आप सोचेंगे ये तो सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम यूरोप की बात करें तो जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने इस पूरे यूरोप के बारे में एक सोचने वाली टिप्पणी करी। दुनिया की आबादी के 8% लोग यूरोप में रहते हैं। वर्ल्ड की जीडीपी का 25% यूरोप जनरेट करता है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के सोशल खर्चे गिने तो अकेला यूरोप वर्ल्ड का 50% खर्च कर देता है। यानी यूरोप भी अपनी प्रजा को पैसे बांट रहा है लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में। खर्चे इनकम में से करने चाहिए, उधार से लिए पैसों से नहीं। इंडिया के कई स्टेट गवर्नमेंट्स काफी सारा लॉन्ग टर्म कर्ज उठाते हैं अपने इलेक्शंस के वादों को पूरा करने के लिए। आज ये पैसे जो गवर्नमेंट उधार पर लेती है उसका जवाब आने वाले जनरेशन्स को चुकाना पड़ता है। और अगर इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को छूट दे दी कि आप लेते जाइए कर्ज और वोट जमा करने के चक्कर में शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते रहिए, तो फिर हमारे कई सारे स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्थिति और श्रीलंका की फाइनेंशियल स्थिति में कोई फर्क नहीं रहेगा। आई होप आप जानते हैं कि श्रीलंका एक बैंकरप्ट देश है। इस स्टेट गवर्नमेंट कर्जे के विषय पर जब राजस्थान के कार्यकर्ता को पूछा कि आप स्टेट गवर्नमेंट का कर्जा कैसे चुकाएंगे, तो जवाब में उन्होंने कहा वो हमें थोड़ी चुकाना है, आगे वाले गवर्नमेंट को 25 साल बाद चुकाना है। इसी तरीके से अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स वोट के चक्कर में ऐलान करते गए तो इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में सड़क, बिजली और पानी की नई व्यवस्था बनाने के बदले ज्यादा खर्च होगा इंटरेस्ट चुकाने में। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस फोर्स को अच्छा करने के बदले ज्यादा खर्च होगा सैलरी और पेंशन चुकाने में। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बदले ज्यादा खर्च होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। इससे एक बड़ी नेगेटिव साइकिल शुरू होती है, जिससे पूरी कंट्री खत्म हो सकती है। और इस गलत तरीके से पैसे उड़ाने के कारण स्टेट गवर्नमेंट का फोकस रियल समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की रियल समस्या रोजगार यानी अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, बल्कि इंडिया की रियल इकोनॉमिक समस्या आमदनी यानी इनकम को बढ़ाने की है। और इसका जवाब प्रोडक्टिविटी से जुड़ा है, ना कि सिर्फ नए जॉब से।
मैं समझाती हूँ कैसे। जब मीडिया में इकोनॉमिक्स पर चर्चा होती है तब अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि मोस्टली लोगों को कोई ना कोई काम तो मिल ही जाता है, लेकिन सही इनकम नहीं मिल पाती। भारत में हमारे पास 3 बड़े शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो जॉब तो दे देते हैं, लेकिन बहुत कम आमदनी वाले जॉब्स है ये। इन जॉब्स या रोजगार से हालाना काम तो चल जाता है, लेकिन रियल ग्रोथ नहीं मिलती। आइए देखते हैं ये 3 शॉक एब्जॉर्बर्स क्या है। पहला, फार्मिंग, जहां लोग दूसरों की जमीन पर खेती में हेल्प करते हैं। यहाँ उनको दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ये बहुत ही फिजिकल मेहनत का काम होता है। 30-40% इंडिया की जनता ऐसे काम से पैसे कमाती है जहां आमदनी कम होती है। दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब, जैसे कि कोई छोटी मोटी फर्म में प्यून, क्लर्क, कुरियर, ड्राइवर, कार वॉशिंग, हाउसकीपिंग का काम, या फिर घर घर या छोटी दुकान में मजदूरी, साफ सफाई, हेल्पर जैसा काम। तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि साइकिल रिपेयर, ऑटो रिपेयर, इधर उधर से कुछ खरीद के थोड़ा मार्जिन रखकर बेचना, और कोई छोटी दुकान ओपन कर ली, जैसे कि पान शॉप, बीडी शॉप, जेरोक्स शॉप, इस्त्री वाला, मोची वगैरह। ये तीनों प्रकार के जॉब में काम करने वाले लोग एम्प्लॉयमेंट डेटा में नहीं दिखते हैं, पर उनके पास काम ज़रूर होता है। लेकिन इसमें से ऑलमोस्ट सारे कामों में प्रजा का अच्छा खासा शोषण होता है, एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इसके अलावा उनकी स्किल सेट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। इस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं होती, और इसीलिए मनीष सबरवाल कहते हैं इंडिया का असल प्रॉब्लम रोजगार नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी का है। ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों? जापान, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ महाराष्ट्र जितनी हो और उनका जीडीपी पूरे इंडिया की जीडीपी के बराबर हो, और आप इस पर अगर गौर करेंगे तो शायद आपको पूरे कंट्री की प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चलेगा। तो ये हुई प्रॉब्लम की पहचान, और अब बारी है सॉल्यूशंस की, यानी इलाज की। मनीष सबरवाल के पास इसके 5 लॉन्ग टर्म इलाज हैं। मनीष जी कहते हैं अ 10-year प्लान इज नॉट सेम एज अ 10 one-year प्लान, यानी एक 10 वर्षीय योजना 10 1 वर्षीय योजना के समान नहीं हो सकती है। One long term plan is not same as series of short term plan, और इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को 5 लॉन्ग टर्म इलाज दिए हैं, जो है इलाज नंबर 1, गवर्नमेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम किया जाए, रिड्यूस रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। एंटरप्रेन्योर जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा लोगों को गरीबी सीमा से ऊपर खींच पाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बिजनेसमैन को सताती है तो वो टैक्सेस नहीं, लेकिन फालतू के बेवजह कानून है। अगर हम भारत के रूल्स और रेगुलेशंस को समझें तो 80% बिजनेस से कनेक्टेड कानून स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के 67,000 कंप्लायंसेस है, 6,500 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के रेगुलेटरी फाइलिंग्स है, और अगर इनको आपने ढंग से फॉलो नहीं किया तो 26,000 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के प्रावधान है। इस नज़रिए से अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने कोई ना कोई क्राइम तो ज़रूर किया होगा। इसे एकदम सही पकड़ा है उन्होंने, और वो इसे कहते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी का है, और वे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल अगर कम नहीं होगा तो वक्त निकलता जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से रही। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना है? सोचे, खुद के लॉज यानी रूल्स को समझे, और बिजनेसमैन के खिलाफ लॉज को डीक्रिमिनलाइज करें, और कंप्लायंस की सिस्टम्स को डिजिटाइज और एक्सट्रीमली इजी करें। कभी जाके देखिए अपने स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, कभी सोचिए एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट लेने के बारे में, कभी सोचिए कि मिड साइज कंपनीज एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड भरे तो कितना डिफिकल्ट है। आज के ज़माने में भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कहते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर फिजिकल होने चाहिए। ऐसे 67,000 प्लस कंप्लायंसेस है, इस पे तो वीडियोस की लाइब्रेरी बन सकती है। इलाज नंबर 2, सरकारी स्कूलों को ठीक करें।
स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई सारे स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए। इन एक्सपेरिमेंट्स में से ये तो समझ आ ही गया कि हम बच्चों को 3 महीने या 3 साल में वह नहीं सिखा सकते जो उन्हें 12 साल में स्कूल में सिखाया जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा बड़े होकर उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, तो इसका पक्का रास्ता है क्वालिटी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। क्वालिटी एजुकेशन सोशल अपलिफ्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का सबसे शक्तिशाली उपाय है। पिछले काफ़ी सालों में स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में सुधार तो हुए हैं, लेकिन वो मेनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास, टीचर सैलरी और क्वालिफिकेशंस और टॉयलेट्स की व्यवस्था की तरफ हुए हैं। ये अच्छा है पर काफ़ी नहीं है, यूजफुल बट नॉट सफिशिएंट। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स 2 बड़े फैसले ले सकती है, जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और गवर्नेंस सिस्टम्स। एक तरफ टीचर्स को कोई डर नहीं है उनके जॉब्स के बारे में अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। दूसरी तरफ टीचर्स को कोई पर्टिकुलर इंसेंटिव नहीं, क्योंकि वे अगर बहुत अच्छा भी कर ले तो भी उनको कोई खास रिवॉर्ड नहीं है। इसी तरीके से स्कूल को ये राइट्स भी नहीं है कि वे कौन से टीचर्स अपॉइंट करें। सारा डिसीजन मेकिंग ऊपर से यानी स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री और उनके कनेक्टेड सेक्रेटरीज से आते हैं। इसलिए स्कूलों के बीच में भी कोई कंपटीशन नहीं है। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और गवर्नेंस सिस्टम्स में सुधार लाए जाए तो एक गजब फायदा पूरे एजुकेशन सिस्टम को अनुभव हो सकता है। तीसरा है शिक्षा और रोजगार के मिलन का एक बड़ा सिस्टम क्रिएट करें। इंडिया में गवर्नमेंट ने डिग्रीज को बहुत ही ज़्यादा अहमियत और स्किल्स को बहुत ही कम अहमियत दी है, बल्कि आज के नए वर्ल्ड में काम, कंपनी और एजुकेशन को अलग अलग बांट के नहीं देखा जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट्स को डिग्री वाली यूनिवर्सिटीज़ के बदले स्किल यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण करना चाहिए। ये स्किल यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स को एक मॉड्यूलर तरीकों से सिखाया जाना चाहिए, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, एडवांस्ड डिप्लोमास और डिग्रीज। ऑनलाइन और फिजिकल दोनों मोड में इन कोर्सेज की उपलब्धि होनी चाहिए और ये सारी प्लानिंग करते समय हमेशा कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए ये सोचकर करिकुलम बनाने चाहिए। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज के कॉर्पोरेट सेक्टर देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि काम और पढ़ाई को कैसे साथ में किया जाए। अगर आप सीए का प्रोफेशनल कोर्स करें तो उसमें 2 या 3 सालों का अप्रेंटिस करनी कंपलसरी होती है। इससे देश और देश के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का चांस मिलता है। जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल्स में सीखने का मौका मिलता है। इसमें से सीखकर हमें भी डिग्री कोर्सेज में अप्रेंटिस को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स को कम पगार में 6 से 12 महीनों के लिए पढ़ाई के साथ साथ जॉब करवानी चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट्स पढ़ाई के इन तरीकों में बदलाव ला पाएगी, उनको स्टेट की जनता में जॉब करते करते सीखने वाली पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। इलाज नंबर 4, क्रिएट मोर सिटीज़। शहर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। एक IAS ऑफिसर के पिताजी को भी अपने गांव से जोधपुर शहर जाना पड़ता है सिर्फ बाल कटवाने के लिए। क्यों? क्योंकि गांव में ऊंची जाति वाले नाई ने नीची जाति वालों के बाल काटने से इनकार कर दिया। शहर में कहीं ना कहीं ये जाति पाति बिखर जाती है। कहीं ना कहीं शहरों में अपने आप में एक सोशल जस्टिस ज़्यादा होता है। सोशल जस्टिस के साथ शहरों में एक अलग प्रकार का डायनामिज्म और इनोवेशन देखने मिलता है। अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स के कारण इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं और इसी कारण जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी शहरों में काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको ये नहीं पता होगा कि सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की GDP पूरे रशिया से ज़्यादा है। कोई भी बड़े सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ले लो, ऐसे ही आंकड़े दिखेंगे। चाइना में 375 सिटीज़ हैं जहां हर शहर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके सामने भारत में ऐसे सिर्फ 52 सिटीज़ हैं। आज भी इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट का बजट सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के बजट से ज़्यादा है, लेकिन समृद्ध देशों में ये उल्टा होता है। इंडिया में 28 स्टेट्स के बजट का टोटल है 45 लाख करोड़, लेकिन 2.5 लाख म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और पंचायत का टोटल बजट सिर्फ 3.5 लाख करोड़ है। इसका मतलब
स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है ये पैसे कहाँ और कैसे खर्च करने चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हाथ में से पैसे छोड़कर नीचे दे पाएगी, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास का पावर और काम अपने शहर, टाउन्स और विलेजेस को पास कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करेंगे और इससे मेगा सिटीज का प्रॉब्लम्स भी कम हो सकता है। पांचवा इलाज है स्टेट सिविल सर्विसेज के बड़े सुधार करें। आप जानेंगे तो शॉक हो जाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कुल मिलाकर 1500 ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है। इसे कहा जाता है लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी लॉस मेकिंग PSUs। स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने ये लॉस बनाने वाली दुकान को बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कॉम्पेंसेशन 40% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का सालाना बजट से कम होना चाहिए और ज्यादा खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, पुलिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधा में खर्च करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का माइंडसेट योजना बनाने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी पर भी होना चाहिए और इसके लिए स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज में बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे, उनके कल्चर में बदलाव लाना पड़ेगा। इसका क्या कंक्लूजन है? अगर वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये सारे सुझाव कोई भी मुख्यमंत्री के लिए काफी चुनौती पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट का मेन काम जो प्रोटेक्शन का काम है, यानी पुलिस, रूल ऑफ लॉ, डिफेंस ऑफ नेशन, कोर्ट्स को अच्छे से मैनेज करने का है। प्रोडक्टिविटी का काम जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स आदि जैसे कॉमन पब्लिक गुड्स को सही तरीके से पहुंचाना और उद्योग और आमदनी अपने आप ऊपर जा सकती है। इसे कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। एक और आइडियलिस्टिक बात गवर्नमेंट्स को ये याद आना जरूरी है कि जागीरदारी और अमानत में काफी फर्क होता है। जागीरदारी आप चाहो ऐसे बर्ताव करो और अमानत मतलब उसे संभालने की आपकी ड्यूटी है। कई पॉलिटिकल पार्टी अपने हुकूमत के समय ये समझते हैं कि वो स्टेट उनकी जागीर है, होप करते हैं कि मनीष सबरवाल जैसे लोग उन्हें अमानत याद करा सके। सिर्फ जॉब से कुछ नहीं होता, अच्छी कमाई वाले जॉब से लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे भारत में लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े और सभी लोगों को कमाई बढ़ाने का अवसर मिले। इस विषय पर आपके कोई विचार हो तो नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते।